हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 23 तारीख की ये अपनी शिफ्ट नंबर 2 है। ठीक है, आपको पता है कि ये टोटल चॉइस शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। ये अपना सेट नंबर 5 है। ओवरऑल टोटल हमें 24 सेट डिस्कस करने हैं। 22 तारीख की 3 शिफ्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, 23 की पहली कर चुका हूँ, ये दूसरी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, @फ्री एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर जो अगर नाम से सर्च करना है तो फ्री एजुकेशन मैथ्स के नाम से है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, ये मस्ट है, क्योंकि सारी पीडीएफ सॉल्व अनसॉल्व यहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं और भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है। एक अपना प्राइवेट ग्रुप भी है जिसमें पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर किसी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, जो भी आप वीडियो देखोगे उसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मुझे कई क्वेश्चन गलत भी लगे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन अपने बाइलिंगुअल ही हैं। ऊपर देखोगे तो आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है एक मदर है और एक सन है और एक डॉटर है। ठीक है, 3 लोग हैं। मदर को एम से लिख दिया, सन को एस से, डॉटर को डी से लिख दिया। क्या बोला है? मदर इज थ्राइस एज ओल्डर एज सन। मदर की जो एज है सन का 3 टाइम है। मान लो अगर सन की x है तो मदर की क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। एंड आगे क्या बोला है? द डॉटर इज 5 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। और जो डॉटर है वो उसके ब्रदर यानी x से 5 साल बड़ी है, यानी ये हो जाएगा x + 5। यहाँ पे देखो सम बोला था 70 साल है, यानी 3 और 1 4 और 1 5, x + 5 की वैल्यू 70 है। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे हम। इसकी वैल्यू 70 है, हमें x चाहिए। जब 5 इधर जाएगा तो 65 और 5 से भाग लगेगा। x अपना 13 ईयर आ गया। हमसे पूछ रहा है कि मदर की आयु कितनी है, तो मदर की आयु कितनी है? 3x। 3x की वैल्यू चाहिए 13 या 39 है। देखो पहला ही सवाल गलत दिया है एसएससी ने आंसर अपना। ये इसका आंसर है 39 होगा। और ऐसे कई सवाल मेरे को इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी अगर कोई मिस्टेक की हो हमने तो आप बता देना, उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो बता दिया करो, जिससे कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, जिससे और किसी को डाउट आए तो वो देख ले। नेक्स्ट सवाल है, देखो पहला टाइम क्या बोला है कि अरुण और भास्कर 2 लोग हैं जो 26 और 39 दिन में काम को कर सकते हैं। एक अरुण हो गया, एक भास्कर हो गया। ये 26 और ये 39। आपको पता है जो 26 है वो क्या है? 13 × 2 है। और 39 क्या है? 13 × 3 है। यानी इनके एलसीएम लेंगे तो 13 तो आएगा, और 2 और 3 का एलसीएम 6 और आ जाएगा। 13 6 की 78 एलसीएम आ गया। 26 से भाग देंगे तो 3, 39 से भाग दिया 2। बोल रहा है कि 7 मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? टोटल 78 काम अपन को करना है, और 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से होगा तो 15 × 5 75 होता है। फिर 3 और बच जाएगा, यानी 15 3/5 आ जाएगा। ऑप्शन अपना पहला है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि p एक सबसे छोटा नंबर है जिसको जब आप 12 18 31 से डिवाइड कर रहे हो तो हर एक केस में 4 रिमाइंडर बच रहा है। और जब p को और p 28 से भी डिविजिबल है और हमें निकालना है, अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो नंबर है वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ ये जो अपना नंबर है 12 18 और 31। ठीक है, और जब अगर सेम रिमाइंडर बचता है ना कि हर एक स्थिति में 4, तो इसको हम जोड़ते हैं, यानी ये 4 हमने जोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। देखो 12 और 18 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का तो 36 आ जाएगा, लेकिन 31 प्राइम है तो 36 और 31 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, यही अपना एलसीएम आ जाएगा। और देखो इसका कुछ टाइम लेना पड़ेगा। लेट्स से कि मैंने मान लिया इसका के टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो नंबर है वो 28 से डिविजिबल है, तो चेक करेंगे ना कि 28 से कौन सा डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वैसे भी आपके पास 2 तरीके और हैं। या तो आप डायरेक्ट इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर 28 से डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 से कम 36, 3 असिल, और 36 से 108, 108 और 3 111, यानी 1116 के + 4। सवाल में बोला है कि ये जो नंबर है ये 28 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 28 से मैं चेक करूँ इसको, तो देखो 28 का मैं पहले 1116 में डिवाइड कर रहा हूँ 28 से, तो 28 × 84 बचेंगे कितने? 16 यहाँ से और 11 यहाँ से, 27 276। देखो 28 ढाई के 280 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 28 × 9 पर भाग जाएगा। 9 8 72 और 7 9 9 दूनी 18 और 7 25, 252 टाइम तक गया। तो बचेगा कितना? 6 - 2 4, 7 - 5 2 24 बचा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 24 के + 4। इसको हमें 28 से डिविजिबल बनाना है। अब देखो ये तो और भी थोड़ा आसान बन गया। आपको पता है, देखो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे, वैसे तो हम ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते ही समझ आ रहा है कि k = 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, क्योंकि 24 + 4 28, तो 28 28 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ये अपना नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी k की वैल्यू जब 1 है तो 1116 और 4 1120 हो जाएगा।
सवाल में पूछा कि जब 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है। देखो 13 अंठे 104, फिर कितने बचेंगे यहाँ से अपने पास 8, 80 हो जाएंगे, 13 6 की 78, यानी जो रिमाइंडर बचेगा जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 2। तो 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने शिफ्ट रिकॉर्ड की थी, पहले मैंने 5-6 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए, फिर मेरे को आंसर बैठ नहीं रहे थे, तो मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चंस हैं या फिर मैं गलती कर रहा था, तो मैं इसको वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। इसलिए ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला कि ए और बी एक व्यापार में शामिल होते हैं और वो पैसा लगाते हैं 7/3:2 में। देखो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो 7/3 है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7/6। 7/6 में पैसा लगाया और बोल रहा है कि ए डबल हिज कैपिटल एंड बी रिड्यूस हिज कैपिटल बाई 33 1/3% आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद ए ने अपना पैसा डबल किया, तो 7 यूनिट 6 महीने तक लगा। अब क्या हुआ, इसने पैसा अपना डबल कर लिया। ठीक है, मतलब इसका 7 यूनिट था, पहले डबल कर लेगा तो 14 और अगले 6 महीने तक और लगेगा। बी की बात करें तो 6 यूनिट 6 महीने तक तो लगाया, अब बी ने अपना 33 1/3% कम कर लिया। 6 का 33 1/3% क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 2 कम हो गया, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 तो सब जगह कॉमन आ रहा है, 6 6 6 6 कट जाएगा, 7 + 14 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 21 रेशियो। यहाँ पे है 6 और 4 10, तो 21/10 में अपना रेशियो आ गया। बोल रहे हैं कि एक साल के अंदर में अगर 17.4 लाख का लाभ हुआ है तो उसमें ए का हिस्सा हमें बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। देखो 21 और 10 31 यूनिट, यहाँ पे 31 यूनिट है, इसकी वैल्यू है 17.4 लाख। और सवाल में पूछा है कि किसका हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा मतलब 21 की वैल्यू बतानी है। देखो 31 प्राइम नंबर है, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 31 पंजे 155 और 31 6 की कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 186। वैसे देखो 21 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो सवाल में 12.6 आंसर गिवन है, लेकिन ये तब होता जब 31 से 6 टाइम करता है, 21 का 6 टाइम करता तो 12.6 आता। मतलब कुछ ना कुछ इस सवाल में लोचा है कैलकुलेशन में। अगर ये 17.4 ना होके 18.6 लाख होता तो अपना आंसर आ सकता था। ठीक है, बाकी अगर कोई गलती की हो तो चेक कर लेना। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रवि है अपनी आय का 24% बचाता है। देखो इसमें भी मेरे को कुछ गड़बड़ लगी थी, इस वाले सवाल में भी। अब यार इतने ज्यादा अगर गलत सवाल हो तो दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रवि अपनी आय का 24% बचाता है। ठीक है, मान लो, देखो आपको पता है इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मैंने 100 मान ली, जिसमें से बोला है कि 24% बचाता है, तो 24 बचा लिया, तो खर्च कितना करेगा फिर 76। सवाल में बोला यदि इसकी आय में 8% की वृद्धि होगी, इज इनकम इंक्रीज बाई 8%, तो 100 था 8 बढ़ गया तो कितना हो गया 108 हो गया। एंड सेविंग डिक्रीज बाई 25%, और जो सेविंग है वो कितना बढ़ गया 25%, सॉरी डिक्रीज हो गया, मतलब घट गया है। देखो सेविंग पहले 24 थी, 24 का 25% कितना होता है 1/4, यानी 6 यूनिट घट गया है। पहले 24 हुआ करता था, अब 6 यूनिट घट गया, यानी अभी 18 है। तो हमसे पूछ रहे हैं देन बाई व्हाट परसेंट डज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया ये हमसे पूछा है। अब ये 76 था। ठीक है, देखो ये टोटल 108 है, 108 में से हमें क्या माइनस करना है 18 माइनस करना है, तो 0 और 10 माइनस अब 90 आ गया। तो पूछा है कि इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो पहले इसका एक्सपेंडिचर हुआ करता था कितना 76, अभी कितना हो गया है 90 हो गया है। थोड़ा अगर इसको काटना चाहो तो आप 2 से काट सकते हो, 38 और 2 से काटा मैंने 45, तो 38 से कोई चीज 45 हो गई, कितना बढ़ा 7 यूनिट बढ़ा, कितने पर 38 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो 38 दूनी 76 होते हैं, यानी आंसर है वो 20 से कम आएगा। ठीक है, 20% से कम आएगा, जबकि सवाल में बोला कि 25% आंसर है, तो यहाँ पे भी कुछ लोचा है। ठीक है, या तो हम बार बार कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं या फिर इस सवाल में कुछ गड़बड़ है डाटा में। चेक कर लेना, इसको भी वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ जिससे कि स्क्रीन पर आ जाए। बोल रहे कि अखिल ने इतने रुपए में एक फ्लैट खरीदा, पेंटिंग पर इतने रुपए खर्च किए और इतने में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ। देखो 1550,000 इतने में खरीदा और पेंटिंग पर लगाया इसने 50,000। ठीक है, 005, सबको मैं अगर ऐड करूँ तो कितना आएगा, ये 00005 और 5 10 1 असल 5 और 1 6, इतने में इसने खरीदा। ठीक है, ये मतलब सीपी हो गया, और बेचा है 1512,000, इतने में बेच दिया। सॉल्व कर लो यहाँ से,
तो 1 2 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखो परसेंटेज निकलता है 100 पे, अगर मैं यहाँ पे 16 का भाग दे दूँ तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 100 का भाग दे रहा हूँ मैं। 1512 में नहीं, 100 का नहीं, सॉरी 16 का, 16 का भाग दूंगा तो देखो 16 नंबर 144, बचेंगे कितने अपने पास 7, 72 हो जाएंगे। फिर 16 चौके 64, फिर कितना बचा 8 80, 16 35 80। 100 के सामान को आप 94.5 में बेच रहे हो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितने का लॉस हुआ है। परसेंट लॉस अगर हमको निकालना है तो परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो 100 से ये कितना कम है 5.5, तो 5.5% का लॉस हुआ है, यानी ऑप्शन अपना पहला, ठीक है। तो चलो कुछ तो सवाल सही है। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि 7.5% की दर से कोई धन है वो 11,025 रुपये हो जाता है 3 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा, साधारण ब्याज की दर पर। देखो 7.5% की दर की बात कर रहा है और 3 साल में अपना ब्याज कितना निकल के आएगा, 7 या 21 और 1.5, 22.5% निकल के आएगा। और सवाल में बोला कि 3 साल बाद पैसा हो गया 11,025 रुपये, तीन, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 122.5%, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। चाहो तो इसका पॉइंट हटाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1225/10। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 11,025 रुपये है, ठीक है। इतने परसेंट की वैल्यू ये है, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, यानी 22.5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो किससे कर लेते हैं, 25 से कर लेते हैं। 25 चौके 100, बचेंगे 22, 25 9 में 225, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 10 बचा यहाँ से, ठीक है। फिर 102 हो जाएगा, 25 चौके 100, फिर 2 25, 25 से कम 25, 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 6 की 42, बचेंगे कितने 2 7 21, फिर 7 से कट जाएगा ये 9 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, हमें वैल्यू चाहिए 22.5 की। 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 45/2, 45/2 की वैल्यू चाहिए, 90 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से ये 45 टाइम कट जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 और 4 5 20, 2025 आ जाएगा, 2025 ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। मैंने 8 तक पहले रिकॉर्ड किया था और इस सवाल में भी मुझे कुछ गड़बड़ लगा, तो मेरा हो गया दिमाग खराब, क्योंकि इतने ज़्यादा गलत सवाल, या तो मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा था तो मैंने उसको बंद कर दिया था, पर मैंने क्या रिकॉर्ड तो करना है, तो अभी वापस कर रहा हूँ। देख लेते हैं इसको वापस। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा का 1/4 पार्ट, क्या बोला है कि एक यात्रा का 1/4 भाग 30 से चलता है और फिर अपनी यात्रा का अन्य 1/4 चलता है 36 से, ठीक है। बोल रहा है कि रिमेनिंग अगर वो y से चलता है तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड है 37 सही 7/29, तो y की वैल्यू हमें चाहिए। देखो आपको पता है जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, यही होता है। सवाल में बोला कि एवरेज स्पीड है 37 सही 7/29। इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन तो सॉल्व करनी पड़ेगी, तो 37 और 29 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 नाम 63, 6 से लाई 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, 27 और 4 31 और 41 और 6 और 47, फिर 4 कैरी आई, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 1073 आया और 7 और जोड़ना है, तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा ये 1080, 1080 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख रहे हैं 1080/29, ये एवरेज स्पीड आ गई। देखो वैसे हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस, या फिर एक काम करें क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू चाहिए होगी तो टाइम निकालते हैं। टाइम क्या आ जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब। तो यहाँ पे अब बोला है कि देखो चाहो तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है यात्रा का 1/4 पार्ट, तो 1/4 की बात तो यहाँ पे करिए और फिर अपनी यात्रा का अन्य 1/4 भाग यानी 1/4 की बात यहाँ पे करिए, तो 2 बार 1/4 आ रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट जो अपना डिस्टेंस है वो क्या है 16 यूनिट है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो 16 यूनिट है टोटल। तो एवरेज यहाँ से टाइम हमें फाइंड करना है, तो जो टाइम है पहला जो चलेंगे हम कितनी दूरी है 1/4, टोटल 16 माना है, 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट चला है अपने कितने की स्पीड से चला है 30 से, प्लस अब क्या बोला है देखो यहाँ पे लिखा है अपनी यात्रा का अन्य 1/4 भाग, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि रिमेनिंग 1/4, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं अनोदर 1/4 की बात कर रहा है, मतलब 16, तो 16 का 1/4 यानी 4 पार्ट, ये 4 पार्ट अब चल रहा है किससे 36 की स्पीड से, प्लस देन आप देखो 4 और 4 8 डिस्टेंस तो हो गई, तो रिमेनिंग बची 8, बोल रहा है कि जो शेष है वो y से चलता है, ये तो टाइम आ गया इज इक्वल टू डिस्टेंस मैंने टोटल 16 यूनिट माने और एवरेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड आएगी, तो एवरेज स्पीड कितनी थी अपनी 1080/29, तो 1000 एक सेकेंड 1080 और इंटू 29, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं कि क्या अपना आंसर आता है। देखो इसको 16 से काट सकता हूँ मैं, 16 पंजे 80, 16 6 की 96,
बचेंगे कितने अपने पास, 4 यहाँ से और 16 6 96 होते हैं ना, 4 और 8 12 बचा, 120 हो गया। तो ये 16 से कटेगा नहीं पूरा, तो 4 चौके 16, ठीक है, और 4 से काट रहा हूँ, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, क्या हो गया यार, 4 दूनी 8, और यहाँ से बचा अपना 2 28, 4 संत 28, 270, फिर 2 से काटूंगा तो 2 टाइम। मैंने शायद लास्ट टाइम जब सॉल्व किया था तो कुछ गड़बड़ की थी कैलकुलेशन में, तो ये आ गया अपना 58/135, ये आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, सबको हटा रहा हूँ और 58/135 लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। ये क्या आ जाएगा अपना 58/135। सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे अब मैं 8/y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 58/135 में से माइनस करूंगा क्या, ये वाली वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 15 टाइम, 4 से जाएगा 36 9 टाइम। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2/30 प्लस 1/9, ठीक है। देखो एलसीएम कितना आएगा अपना, ये 2/30 नहीं था, कितना था, 2/15 था, 15 नंबर 135 एलसीएम आएगा, 9 दूनी 18 और 15 एकम 15, 18 और 5 23 और 10 33/135। ये 3 से कट जाएगा 11 टाइम और 3 से कट जाएगा ये 45 टाइम, 3 चौके 12 और 1 3, बिल्कुल 11/45 आ गया ये। इन दोनों का सम 11/45 है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा और शायद इस बार अपना आंसर आ जाएगा। उस टाइम मैंने कुछ गड़बड़ की थी। देखो इनका एलसीएम भी 135 ही आ जाएगा, तो ये तो 58 बचा माइनस 145 में जब 35 का भाग, सॉरी 135 में जब 45 का भाग दोगे तो 3 टाइम जाएगा, तो 11 3 33, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 25 बटे कितना आएगा ये 135 आएगा, ठीक है। और ये 8 ही रहने देते हैं इसको। यहाँ से हमें y फाइंड करना है, तो y क्या हो जाएगा, ठीक है, बाद में काट लेंगे इसको। अभी ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 135 तो अपना ये y इधर चले जाएगा, 135 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 8 से। अब काटो, 5 5 25, 5 से काटूंगा तो इसको 27 टाइम, 27 टाइम कटेगा ना, 8 7 56, 5 असील और 8 दूनी 16 और 5 21, 216/5 आ रहा है। अभी भी आंसर तो अपना नहीं आएगा एग्जैक्ट। 5 चौके 20, बचेंगे कितने अपने पास, 1 16, 5 या 15 और फिर 1/5 यानी 0.2, तो अभी भी आंसर आ रहा है 43.2, ठीक है। तो देखो आंसर तो यहाँ पे भी अपना सेम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है इन सवाल में। कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा तो गलत हमारी हो नहीं सकती, ठीक है। खुद से सारे क्वेश्चंस को आप वेरीफाई करना एक बार जरूर, क्योंकि शिफ्ट ने ना पूरा दिमाग खराब कर दिया है। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि एक एक दो साइड है ट्राइंगल के 28 और 45, एरिया 630 है, लेंथ निकालनी है 53। आंख बंद करके आंसर लगा दो। देखो कितनी बार हमने आपको बताया है कि 28 45 और 53 क्या होता है अपना एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, ठीक है। पाइथागोरियन क्या है, ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, बहुत यूज होता है इनका, आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बचाते हैं ये, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिपलेट याद होगा तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, दिखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। बोल रहा है कि रेलगाड़ी ए है, ट्रेन ए है, जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है और इसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन बी को पार करने में कितना टाइम लगेगा यदि रेलगाड़ी बी की चाल है 70, ठीक है। यहाँ पे कुछ काम की चीज मिली है कि बी के बारे में बोला है कि इसकी स्पीड है वो है 70 किलोमीटर/आवर एंड जो रेलगाड़ी ए है उसकी स्पीड है 90, ए की स्पीड है 90 किलोमीटर/आवर, ठीक है। ये तो दोनों की हो गई स्पीड। बोला था रेलगाड़ी ए और बी को वह प्लेटफॉर्म पार करने में 24 और 36 सेकंड लगता है। देखो कोई भी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितनी लंबाई चलती है, एक तो खुद की और एक प्लेटफॉर्म की, ठीक है। और तो हम यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे, और यहाँ पे एक चीज और हमें गिवन थी कि रेलगाड़ी ए की लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है ना उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई x, ठीक है। मैंने मान लिया कि x मीटर का क्या है अपना जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है, ठीक है। तो फिर ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, सवाल में बोला है कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है, यानी x + 100 मीटर हो जाएगी। अब हम निकालते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने बोला खुद की लंबाई चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन ए का मैं निकाल रहा हूँ, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई x और खुद की लंबाई x + 100, तो कितनी दूरी चलेगी 2x + 100। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 90 किलोमीटर/आवर, सारा आंसर सेकंड वगैरह में, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 ये तो स्पीड हो गया। और टाइम हमसे बोला है कि 24 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो ये तो स्पीड हो गया और टाइम 24 था, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम।
देखो यहाँ से अपना 18 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 5 25, 25 गुणा 24 कितने होते हैं, 24 गुणा 25 है, 25 गुणा 24 करूंगा तो 25 चौके 100 और अपने कितनी कैरी आएंगी 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी ये आ गया 600। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 100 को मैं इधर लाया तो 600 माइनस 100 500 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 250, यानी x अपना 250 मीटर आ गया। ठीक है, सवाल में क्या बोला था कि ट्रेन ए और बी जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे। देखो जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को पार करने में, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए होगा ट्रेन बी की भी डिस्टेंस चाहिए होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ट्रेन ए है उसकी लंबाई तो 250 और 100 350 आ गई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई अपने पास 250। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ ट्रेन बी की लेंथ। किसकी लेंथ, ट्रेन बी की लेंथ। आपको पता है कि ट्रेन बी है 36 सेकंड ले रही है प्लेटफॉर्म को पार करने में। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई चलेगी प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसकी चलेगी। प्लेटफॉर्म की हमें पता है 250, तो 250 प्लस बी की हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे आप वाई मान लो कि ये वाई डिस्टेंस है। ये तो हो गया अपने पास डिस्टेंस। स्पीड बोला था बी की 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, और जो टाइम लग रहा है वो 36 सेकंड लग रहा है। 18 दूनी 36, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, 700। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो y आएगा वो कितना आएगा 700 माइनस 250, 700 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 4 350, 350 ही बचेगा ना। 7 में से 2 गया तो 5 नहीं 450 बचेगा। 450 मीटर आ गई बी की लंबाई। अब हमें पूछ रहा है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो कहाँ पे निकाले, जगह भी नहीं बची कहीं पे। ठीक है, देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस छोटी सी जगह में। यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा मैं साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होती है। जो ट्रेन ए था उसकी लंबाई थी अपनी कितनी आई थी ये 350 और इसकी है 450, तो 400 और 3 700 800 टोटल डिस्टेंस आ गई। तो टोटल डिस्टेंस आ गई 800। ठीक है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। पहले की स्पीड 9 थी, 90 इसके 7, तो 160 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मतलब तो 5/18 इनटू हमें तो टाइम पूछा है तो टाइम निकालना है। तो सॉल्व कर लो। देखो ये कट जाएगा अपना, 2 से काटा मैंने 9 टाइम, 2 से काटा इसको 80 टाइम। ठीक है, 80 से ये कट जाएगा अपना 10 टाइम, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सेकेंड आंसर निकल के आएगा। 18 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल था ये। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यापारी है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और उसे 462 में बेचता है। ठीक है, यदि उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। देखो यार इसे रेशियो लेते हैं पहले, एमपी से एसपी। 12% कितना होता है, 4% होता है 1/25, 12% होता है 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट यानी 25 से 22 आ गया। ये तो पहला रेशियो आ गया। आगे बोला अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी सीपी से एसपी का रेशियो निकल जाएगा कितना 5 से 6। ठीक है, ये अपना हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि बोला था कि 12% छूट देने के बाद उसे 462 रुपए में बेचता है, यानी 22 यूनिट की वैल्यू 462 रुपए है। ठीक है, तो कितना गुना है ये देखा जाए तो ये कट जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, बचेंगे कितने फिर 2, 22 एकम 22, 21 गुना 25 का 21 गुना 21 पंजे 105, 10 80 लो 21 दूनी 42 और 10 52, 525 रुपए इसका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हम जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो लाभ हो रहा है 20% का, तो सीपी निकालना है। जब कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो एमपी होगा वही क्या हो जाएगा अपना एसपी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो 6 यूनिट है इसकी वैल्यू 525 रुपये आ जाएगी, क्योंकि कोई डिस्काउंट हमने दिया नहीं है। हमें निकालना है सीपी, यानी हमें वैल्यू चाहिए 5 की। ठीक है, तो पहले 1 की निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6 से काटूंगा 6 8 48, फिर बचेंगे 4 और कितना हो जाएगा 45, और 6 से काट रहे हैं ना तो 6 7 42, फिर बचेंगे कितने 3, 6 पंजे 30, 1 यूनिट की वैल्यू 87.5 आ गई। हमें 5 की वैल्यू चाहिए क्योंकि सीपी पूछा है। तो 5 5 25, ठीक है, 2 असील, 5 7 35 और 2 37, 3 असील, 5 8 40 और 3 43 और 1 के बाद पॉइंट 437.5। आसान और अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोले x माइनस वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एक तो मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाल लूंगा, इसका क्यूब कर रहा हूँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब होता है 729,
जो -3ab वाली टर्म उसको मैं इधर ला रहा हूँ, 3ab, ए बी मतलब एक्स वाई, 7 इंटू ए माइनस बी मतलब 9। तो ये कितना आएगा, 9 7 63, 63 का 3 गुना होता है 189, तो 729 प्लस 189 कितना हो जाएगा ये, 9 और 9 18, एक असिल, 8 और 2 10 और 11, एक असिल, 7 और 8 9 9 918, कितने की वैल्यू आ गई 918 माइनस 8 इंटू, हमें चाहिए एक्स प्लस वाई और चाहिए। एक्स प्लस वाई कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमें चाहिए। तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए होगा, वो इसका स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, -2ab वाली टर्म को इधर ला रहा हूँ, 2ab मतलब एक्स वाई 7, 81 और 14 95 हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है इसमें, तो ये आएगा 95 प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई ये 7, तो 14 और 95 में 14 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 109, अंडर रूट के अंदर 109 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 109 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 918 माइनस 8 नाम 72 और 8 एकम 8, सॉल्व किया तो 8 माइनस 2 6 और 91 में से 87 जाएगा तो 4, यानी कितना आ गया 46 इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहे कि एक बैग है जिसमें 2 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है और 10 रुपए के कॉइन है, और किस रेशो में है, 3:5:7 में, टोटल जो पैसा है उसमें 1212 रुपए है। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 रुपए के कितने कॉइन होंगे। देखो जब 2 रुपए के 3 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बनेंगे 6 रुपए, प्लस 5 रुपए के 5 कॉइन होंगे तो कितने पैसे बनेंगे 25 रुपए, एक्चुअली में रुपए नहीं है ये यूनिट है। 10 रुपए के 7 कॉइन होंगे तो कितने बनेंगे 70 रुपए, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल 70 और 31 101 यूनिट हो रहा है। इस 101 यूनिट की वैल्यू सवाल में है 1212, तो यहाँ से ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम गया तो 101, फिर बचेगा कितना अपना 120, है ना, नहीं 120 नहीं, कितना बचेगा 20 बचा और 2 उतार लूंगा, यानी 2 टाइम और गया, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। सवाल में पूछा है कि 10 रुपए के कितने कॉइन थे, 10 रुपए के थे 7, तो 12 से 84, 84 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि जो अजय की इनकम है वो विजय से 38% ज़्यादा है और उनकी सेविंग का रेशो 3:2 है और खर्च करते हैं हर एक 6000, तो पूछ रहे हैं उनकी इनकम का सम बताना। इसको हम CPM मेथड से करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। देखो इनकम का रेशो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो अजय है, एक अपने पास अजय है और दूसरा कौन है विजय। अजय की आय है 38% ज़्यादा है किससे, अजय की आय विजय से 38% ज़्यादा है, यानी अजय की 100 है, नहीं विजय से ज़्यादा है, विजय की 100 है, तो अजय की कितनी आएगी 138, यानी रेशो की बात करूंगा तो 2 से जाएगा 50 और 2 से जाएगा कितना 69, यानी 69:50 में इनकी इनकम हो गई, 69:50 में, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इनकी जो सेविंग है उसका रेशो 3:2 है, ये 3:2 हो गया। अब आपको पता है कि इसमें अपना क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ये तो इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे बोला है कि हर एक 6000 बचाता है, ये भी 6000 ये भी 6000, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया, उनका डिफरेंस 69 दूनी 138 और 50 पिया 150, दोनों का डिफरेंस आएगा 12। इस 12 की वैल्यू आएगी 6 गुणा 3 18000 माइनस 6 गुणा 2 12000, यानी कह सकता हूँ 18 माइनस 12 6000, 12 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हाफ के मतलब 500। पूछ रहा है दोनों की इनकम का सम बताना है, दोनों की इनकम थी इन दोनों, यानी 69 और 50 का सम। देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2 के, यानी 500, हमें वैल्यू चाहिए 69 और 50 की, तो 5 और 6 11, यानी 119 वैल्यू, 119 इंटू 1/2 के, 119 का मतलब क्या होता है 58.5, और फिर जो के की वैल्यू मैं रख दूंगा 58 होगा या 59 होगा, 59 होगा, क्योंकि 59 दूनी 158 होता है, यानी 59,500 आ जाएगा अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सी आ जाएगा, बाकी यहाँ पे आप 500 रख सकते हो तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है DI का है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, पूछा क्या है, What percentage of average sales of industry B to the A in year 19, 21 और 22। देखो B का A से हमें परसेंटेज पूछ रहा है, एवरेज का पूछ रहा है, लेकिन एवरेज से कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि 3 साल की तो बात कर रहा है, तो वो कट जाएगा 3, ठीक है। देखो B इंडस्ट्री B है ना, वो रेड कलर वाली है, सेकंड वाली, यानी 2 और ये वाला 2 4 और 2 6, 600 तो एक हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 50 और 25, 8 और 5 13, यानी 135 और, तो ये आ जाएगा 735 डिवाइड बाई ए वाला है पहला कलर, यानी ये 200 और 400 600 और ये है 325, ठीक है, 325 लिखा है ये, तो कितना हो गया 4 और 2 6 6 और 3 9, 900 तो एक हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 25 यहाँ से और
80 यहाँ से 105 और, यानी 1005 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1005। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेंगे 2, 23, 5 चौके 20, 3 5 7 35। तो ये आ जाएगा 14700 डिवाइड बाई 201। देखो 200 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 201 से, तो 1470 में जाएगा। कितने टाइम? 7 टाइम। कितना जाएगा? ये हो जाएगा इसका 7 टाइम करूंगा तो कितना आएगा? 1407। बचेंगे कितने अपने पास? ये था 1470, यानी 63 बचा, 0 उतार लूंगा, फिर जाएगा 3 टाइम, यानी 73 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आएगा। ऑप्शन को जरा देख लेते हैं एक बार। देखो 73 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 16। देखो ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये भी गलत पूछा है इन्होंने। देखो यहाँ पे आप सवाल पढ़ो। ये बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है 80 किलोमीटर चलता है 20 की स्पीड से, 750 किलोमीटर चलता है 375 से, और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 48 किलोमीटर पर आवर से चलता है। बोल रहा है कि एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, और देन पूछ रहा है द डिस्टेंस ही कवर्ड इज। तो डिस्टेंस कितनी चली, डिस्टेंस पूछ रहा है, और जबकि आंसर में सारी क्या है, सारी की सारी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर क्या होती है? स्पीड है, यानी कुछ बात ही नहीं बन रही यहाँ पे, कुछ तुक ही नहीं बैठ रही। तो ये कुछ ना कुछ लोचा है इस सवाल में, तो हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है। मुझे लग रहा है ये पेपर पता नहीं इन्होंने क्या बनाया, इतने सारे तो गलत क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि एक आदमी जब 75 की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी चलता है, अगले 45 90 से चलता है, और एक्स की चाल से इतना चलता है, एवरेज स्पीड इतनी है, तो एक्स का मान निकालना है। देखो एवरेज स्पीड से कितने सारे क्वेश्चन डालें, शायद ये थर्ड क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि एवरेज स्पीड है 43 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 130 आएगा ना, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129 और 130/3। ये तो एवरेज स्पीड आ गई, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस निकालनी है। देखो 300 किलोमीटर तो यहाँ पे चला है, 90 किलोमीटर यहाँ पे चला है, 300 प्लस 90 प्लस आगे बोला है एक्स की चाल से चला है, और अगले 390 किलोमीटर, 390 और चला है यहाँ पे। ये टोटल डिस्टेंस आ गई अपनी। टाइम कितना लगा? देखो जब 75 से चलेगा और 300 किलोमीटर जाना है, तो 7 चौके 28, 4 घंटे तो यहाँ पे लगेंगे, प्लस 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे, प्लस एक्स की चाल से जा रहा है और 390 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 390/x। ये आ गया, हमें x पूछा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले इसको जोड़ते हैं, 300 और 300 600, और 90 और 90 180, ये आ जाएगा 780 डिवाइड बाई 4 + 2 6 प्लस 390/x, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा इसको मैं छोटा बनाता हूँ, तो 130 से कट जाएगा 6 टाइम। तो इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा क्या है, इधर देखो 6 बचा है, ठीक है, ये 3 बचा है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 इधर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 बराबर ये आ जाएगा 6 + 390/x, ठीक है। यहाँ से भी इस 6 को इधर भेज दूंगा, तो 18 - 6 कितना आ जाएगा 12, 12 इक्वल टू ये आ गया 390/x। हमें चाहिए क्या, हमें x चाहिए ना, तो x क्या आ जाएगा 390/12, ये आ जाएगा, 12 से भाग दे दो, 12 × 36, बचेंगे 3, 30 हो जाएंगे, 12 दूनी 24, फिर बचेंगे 6, 6/12 1/2, मतलब 32.5। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। बोल रहा है कि ए बी सी 3 वर्टिसेज है किसी ट्राइंगल के, और हमसे पूछ रहा है एरिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कोऑर्डिनेट से एरिया कैसे निकालते हैं। वैसे तो देखो 3 से 4 तरीके हैं, अपने डिटर्मिनेंट वगैरह से निकालते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो चाहे तो आपके लिए कोई भी ट्राइंगल आ जाए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए, किस भी टाइप का, सब में वो वैलिड होगा। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले हमें लिखना है 1/2, फिर ये जो साइन है ना, वैसे इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। ये हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो मैथ सेक्शन से होते हैं। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट लिखो, किसी के भी पहले लिख दो, किसी के भी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ए के लिख दिए -5 और -2, बी के लिखा 1 और 3, सी का लिखा 2 और -2। फिर करना क्या होता है, इसमें जो पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखे है ना -5 2, उसको रिपीट करना होता है। अब जब अपना साइक्लिंग सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के लिए बात होती है, तो पहले चारों कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फिर पहले वाले को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना किसी भी ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करने का तरीका। बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एरिया निकालेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस। पहले हम करते हैं इस वाले डायरेक्शन में, यानी -5 को मैंने 3 से गुणा किया, -15। वैसे देखो अगर माइनस भी आ जाए ना, तो इस पे हम पूरे पे ये साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं मोड।
मोड का सिर्फ आप इतना मतलब समझ लो, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है क्योंकि आपको पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -15, माइनस का साइन आएगा, -2 गुणा 1 किया तो -2 और -12 तो प्लस का साइन हो जाएगा। ये तो पहली टर्म सॉल्व हो गई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अब आगे वालों में लगाना है। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो -2 आएगा और फिर माइनस करते हैं हम, 3 गुणा 2 6 तो -6 प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 गुणा -2 -4 आएगा तो ये -4 हो गया और माइनस फिर 2 गुणा -5 तो कितना आएगा +10 तो ये 10 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू, देखो माइनस का 15 है, ये +2 -2 तो कट गया, -15 और -6 -4 सारे माइनस के ही है, 10 और 10 20, 20 और 10 20 और 15 35 आएगा, लेकिन मैंने बोला पॉजिटिव लेना है तो +35 35/2 कितना आ जाएगा 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका अपना आंसर आ जाएगा। ये एक यूनिवर्सल तरीका है, कोई भी चतुर्भुज आ जाए या फिर अपना ट्राइंगल आ जाए सब में अप्लाई होता है, ठीक है, तो याद रखना है जिन लोगों को नहीं पता है। वैसे तो डिटर्मिनेंट से भी होता है पर काफी लोगों को डिटर्मिनेंट नहीं पता होगा, तो मैंने एक ऐसा तरीका बता दिया जिसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, वरना काफी लोग एक फॉर्मूला भी रटवाते हैं आपसे। 4 से 5 तरीके सवाल को सॉल्व करने के लिए, मेरे को तरीके सारे आते हैं लेकिन वो तरीका आपको बताना जरूरी है जो आप लोगों को समझ में आ सके, जो लोगों का बैकग्राउंड मैथ सेक्शन वगैरह नहीं था। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सैटरडे में रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इज 2:3। देखो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम y मानते हैं, बोट की को x मानते हैं, तो ये 2:3 में है। और हमसे आगे बोला है देन डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू द गिव अप स्ट्रीम ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो जाने में टोटल टाइम लगेगा उनका डिफरेंस पूछा है। वैसे देखा जाए ना तो ये सवाल आधा अधूरा लग रहा है, क्योंकि ना तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि ये जो टाइम गिवन है ये आवर में है या मिनट में है, ठीक है, ना ही डिस्टेंस के बारे में बोले। सारी चीजें एक तो क्लियर करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि टाइम आवर में है क्योंकि यहाँ पे आवर में गिवन है, ठीक है, तो ये किलोमीटर में ही होगा फिर। तो सबसे पहले तो सैटरडे की बात करते हैं। तो सैटरडे अपना ये रहा और यहाँ पे ये आपको डिस्टेंस दे रही है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रति प्रवाह में, ठीक है। तो देखो 100 किलोमीटर अपन को जाना है, इसके साथ चाहो तो कोई आप वेरिएबल मान सकते हो कि मान लो 2k और 3k है, तो 100 किलोमीटर जाना है और जो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, तो 3k माइनस 2k यानी मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा k। और बोल रहे हैं कि 50 टोटल टाइम लगता है 50 आवर, ठीक है, तो ये अपन को 50 आवर गिवन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 50 से ये 2 टाइम कट जाएगा यानी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जब k 2 आ गया तो देखो ना तो इसने ऐसे भी बोला कि सेम डिस्टेंस से चलनी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, पर हम सेम ही मान लेंगे, तो 100 चलेंगे k की स्पीड से, क्योंकि जब अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 3k माइनस 2k और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 3k प्लस 2k 5k। इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से ही अपना 20 टाइम कट जाएगा, k यहाँ पे एलसीएम आ गया 100 माइनस 20 80 बटे k आ गया और k अपना आया था 2 आवर, तो जब यहाँ पे 2 रखूंगा तो मैं 80/2 40, तो 40 घंटे आना चाहिए आंसर, जबकि सवाल में 4 घंटे है। तो अब पता नहीं क्या लोचा है पर इस सवाल में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके इतने गलत क्वेश्चन देख के ना मैं पूरा कंप्लीटली दिमाग खराब हो चुका है। नेक्स्ट अपना सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला है कि राधा है, 2 स्कीम है ए और बी जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है 5 और 9 के रेशियो में 1.5 साल के लिए। स्कीम ए से हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ये रेट है 20% पर एनम, और स्कीम बी में सेम रेट है लेकिन ये ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बोला दोनों स्कीम से 1.5 साल बाद हमें 13,605 रुपये मिलते हैं, तो स्कीम ए में जो इन्वेस्ट किया है पैसा उसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखो अपने पास 2 स्कीम है, एक स्कीम ए हो गया एक स्कीम बी हो गया, इसमें 5 रेशियो है और इसमें 9 रेशियो है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्कीम ए में हमको रेट है वो तो क्या है 20% है, रेट 20% है लेकिन हाफ ईयरली है तो 10% हो जाएगा, और 1.5 साल की बात हो रही है यानी 3 साइकिल बनेंगी 10-10% की, और 10-10% की 3 साइकिल आपको पता है 33.1% होता है। ये तो पहले वाले में आ गया। सेकंड वाले में बात करूं तो यहाँ पे रेट तो 20% आएगी, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 ईयर की रेट तो अपनी ये हो जाएगी, और जो आधा साल बचा हुआ है उसकी रेट क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 10%। 20 और 10 में सक्सेसिव लगाओगे तो 32% आ जाएगा, ठीक है। अब ये 32% और ये 33.1% ये किसका आया है, जो हमने प्रिंसिपल माना है वो। देखो सवाल को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर डबल जीरो लगा रहा हूँ। चाहो तो इसके साथ कोई वेरिएबल ले लो कि ए जो था उसमें हमने 500x इन्वेस्ट किया और जो स्कीम बी थी उसमें 900x इन्वेस्ट किया।
बोला है कि दोनों स्कीम से 13,605 रुपये हमें मिल रहे हैं। तो स्कीम 1 से अगर मैं निकालूं तो 33.1% किसका, 500x का। तो 500x का जब आप 33.1% निकालोगे तो कितना आएगा, 33.1 डिवाइड बाई 100। तो ये तो अपने कट ही जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 150 और 33 पंजे 165। हालांकि एक पॉइंट तो अभी भी बच ही जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और फिर 1 बचा, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 165.5। ये 165.5x ये तो है स्कीम 1 से। स्कीम 2 से यहाँ पे निकाल लेता हूँ, टोटल 900x था, 900x का हमें चाहिए 32%, तो 32/100। ये 00 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 1 असिल 9 27 और 1 28, 288x यहाँ से आया। तो टोटल ये कितना हो गया, इधर साइड में जोड़ रहा हूँ, 288 और 165.5, तो आ जाएगा 0.5, 8 और 5 13, 1 असिल 8 और 6 14 और 1 15, 1 असिल 2 और 1 3 और 1 4, 453.5 आ गया इन दोनों का सम, ठीक है। कितना आ गया 453.5। इसकी वैल्यू सवाल में बोलिए कितनी है, 13,605 रुपये। और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इन्वेस्ट ए में कितना पैसा इन्वेस्ट, सॉरी स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया, मतलब वैल्यू चाहिए अपन को 500x की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4,535, पॉइंट हटा रहा हूँ तो यहाँ नीचे 10 आएगा, उसको इधर भेज दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 टाइम भाग जाएगा। देखो यहाँ पे कम जगह है तो मैं जो ये कैलकुलेशन है ना इसको नीचे कर रहा हूँ, ये अगली स्लाइड में कर लेता हूँ। 13 60 50, 13 60 50, इसमें हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4535 से, 45, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो अपने नॉर्मल तरीके से, 4535 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो किससे काटेंगे इसको हम, 25 से कट जाएगा क्या, 25 दूनी 50, 25 से नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, फिर बचेंगे अपने पास 3 37, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 5 1 5 0, 5 9 45 और 5 7 35, 9 7 16। अब 9 से ही काट रहा हूँ, देखो 9 से काटूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 272 है, तो 3 टाइम तो जा नहीं पाएगा, 2 टाइम ही जाएगा। नहीं किस में डिवाइड करना, 2700 में डिवाइड करना होगा, 3 टाइम चले जाएगा। 907 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 721, पूरा पूरा 30 टाइम कट गया ये, ठीक है। ये आ गया अपना 30 टाइम। इसको यहाँ से हम थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ अगला सवाल भी करना है। ये अपनी वैल्यू आई है 30, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये आ गई। सवाल में पूछा था 500x की वैल्यू चाहिए, तो 500 की कितनी आ जाएगी, इसका 5 गुणा 3 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये 0.031 है, इसको मैं मान रहा हूँ a, 0.01 को मान रहा हूँ b, तो ऊपर क्या लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखा है a स्क्वायर। देखो सेम मतलब पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, मतलब ये a ही है, a स्क्वायर है और ये a है और ये b है, यानी a भी हो गया प्लस में b स्क्वायर हो गया। इसके फैक्टर आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो इस वाले से कट जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला ब्रैकेट है इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा a प्लस बी। a कितना है 0.031 और b कितना है अपने पास 0.01, सबको ऐड कर लो 1 4 0, तो 0.041 ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी क्या है, 2 लंबवत जीवाएं हैं, 2 परपेंडिकुलर कॉर्ड है। मान लो इस तरीके से एक सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड मैंने बनाई, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ओ पर, लेकिन ओ अपना सेंटर नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है ओ, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से मिलाया और इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ठीक है। सवाल में बोला है कि AO की वैल्यू 4 है, AO मतलब ये वाली वैल्यू 4 है, और OB की वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 3 है, OD की वैल्यू 2 है, O अपना ये था और D यानी ये वाला अपना है 2, ठीक है। देखो आपको पता होगा किसी भी सर्कल में अगर 2 इस तरीके से कॉर्ड है तो अपना कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम, यानी इस वाला OA की वैल्यू 4 इंटू OB की वैल्यू 3, ये बराबर होता है ये वाली वैल्यू O से लेकर D तक की वैल्यू 2 इंटू O से लेकर C तक की वैल्यू। तो यहाँ से OC की वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 टाइम काटेंगे यहाँ से, तो OC कितना आ गया अपना 3 दूनी 6 आ गया, ये वाली दूरी 6 आ गई, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है अपना, ठीक है, सॉरी सर्कल होता है,
उसमें जो रेडियस है ना, रेडियस और इन जो साइड्स हैं इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, अपना जो अपना रेडियस है ना, जैसे मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस मैंने r मानी, तो 4 टाइम ऑफ r स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है अपना ये वाली दूरी, o से लेकर a तक की दूरी, जैसे ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस o से लेकर b तक की दूरी तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस o से लेकर अपनी c तक की दूरी 6 का स्क्वायर 36 और o से लेकर अपने d तक की दूरी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे एक और रिलेशन और होता है, अगर आप ये वाली जो साइड है ना इनको निकाल पाओ तो इन निकल तो जाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई सा भी आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो यहाँ से जब मैं r स्क्वायर निकालूंगा तो 16 और 9 25, 25 और 36 कितने हो जाएंगे अपने पास, 36 और 5 41, 51 61, 61 और 4 65, 65 बटे ये आ जाएगा 4। हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस क्या आ जाएगी, अंडर रूट का 65 और डिवाइड बाई 2, ये अपने रेडियस आ गई। हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा, रूट 65 का स्क्वायर 65 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 से काटा मैंने 2 टाइम, 2 से काटा मैंने 11 टाइम, 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 पंजे 55, 5 असील, 11 6 66 और 5 61, 615 डिवाइड बाई 7 दूनी 14, 14 से डिवाइड करना है तो 14 पंजे 70, 11 पंजे 55 और 5 असील और 11 6 66 और 5 71, सॉरी ये 71 आएगा, ये 715 आएगा। 14 पंजे 70, बचा कितने अपने पास, 1 15 हो जाएगा, 14 कम 14 तो 51 1/14 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल 23 है, यहाँ पे पूछ रहे एक वेरिएबल लाइन है जो 5,2 से होकर गुजरती है और एक्सिस को मिलती है a, b पर, तो फाइंड करना है लोकस ऑफ सेंट्रोइड और ट्राइंगल OAB जहाँ O एक ओरिजिन है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं इसके लिए। ये अपना x एक्सिस हो गया, ये अपना y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये अपना मैंने O एक ओरिजिन मान लिया। मैं एक पॉइंट फिक्स वेरिएबल पॉइंट P A, B के लिए आपको इक्वेशन फाइंड करके बता रहा हूँ, फिर वहां से एक रिजल्ट आएगा तो उसके लिए डायरेक्ट आप याद कर सकते हो या निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये अपना 11th 12th की मैथ्स में आता है। मैंने मान लिया यहाँ पे 2 पॉइंट A थे, एक B था, B के कोऑर्डिनेट Q, 0 है। जब ये लाइन है x कोऑर्डिनेट पर मिलती है ना तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ऐसे y कोऑर्डिनेट पे जब मिलती है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट एक कुछ वैल्यू होती है। तो इसीलिए मैंने क्या माना, जो ये पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट Q, 0 माने क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा और ये y के कोऑर्डिनेट 0, P मान लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए रेखा का अंतःखंड रूप, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। और जो सेंट्रोइड z होता है वो क्या होता है, x जो अपने तीनों वर्टिसेज हैं इनके x कोऑर्डिनेट का सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसे ही y वाले उनका सम, वो होता है अपना सेंट्रोइड, केंद्रक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो सेंट्रोइड z है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ q/3 की वैल्यू हम मैंने मानी है क्या, h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना q की वैल्यू तो आ गई 3h और p/3 इसकी वैल्यू अपनी k हो जाएगी। तो यहाँ से जो p है इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 3k, ये 3k आ गया। अब हमें उस इक्वेशन का लाइन उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो a, b से होकर गुजर रही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ मैं, पासेस थ्रू पॉइंट a, b, p a, b से। ठीक है, इससे गुजरने वाली लाइन, लेकिन इसको भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा x बाई जो हमने यहाँ पे माना था q, तो ये q हो जाएगा प्लस y बाई इस पे माना था हमने p, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1। ठीक है, यहाँ पे देखो जो x और y है उनकी यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है उस पर अपना है a, तो देखो ये जो लाइन है, ये अपनी जो लाइन है जिसका हमने इक्वेशन लिखा है, ये पॉइंट P जो कि हमने माना है a, b इससे होकर गुजर रही है। अगर ये लाइन इससे होकर पास होगी तो इसके जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगी, यानी x बराबर a और y बराबर b पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा a/q प्लस b/p इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी, q की वैल्यू 3h और p की वैल्यू 3k, तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a अपॉन q की वैल्यू क्या है 3h प्लस b अपॉन p की वैल्यू है 3k इक्वल टू 1। ठीक है, जब यहाँ पे हम 3h की एलसीएम लेंगे तो ये तो बचेगा अपने पास ak प्लस यहाँ पे बचेगा bh इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 3hk, ये आ गया। ठीक है, अब ये अपने इक्वेशन होगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन थी
ठीक है, उसमें यहाँ पे आप ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए और बी की जगह, सॉरी ए और बी की नहीं, यहाँ पे अपना एच और के क्या था, एच और के थे अपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि ये अपने हम सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह में वेरिएबल चाहिए, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच माना था हमने, देखो पहला कोऑर्डिनेट हमने माना था एच, यानी एच की जगह तो हम एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और दूसरा कोऑर्डिनेट माना था के की जगह हम वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए इंटू के की जगह क्या है वाई, प्लस बी इंटू एच की जगह क्या है एक्स, इक्वल टू 3xy ये इक्वेशन आ गई। देखो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गई। इसमें जो भी अपने पॉइंट्स थे वो सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स क्या थे 5,2, यानी 5,2 हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या आ जाएगा ए, मतलब जैसे ये वाला हमने पहला माना है, ये ए हो जाएगा अपने पास और ये बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 5 और 2, ए की जगह 5 और बी की जगह 2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आएगी इक्वेशन, ए की जगह 5 रखा तो 5y और बी की जगह 2 रखा तो 2y, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3xy। ठीक है, तो चाहो तो इसको इधर ले आओ तो -3xy आ जाएगा, तो 2x प्लस 5y। एक सेकेंड, उल्टा रख दिया, क्या ए की वैल्यू ये थी, क्या था पॉइंट्स अपने 5,2 थे, बी की जगह 2 रखना था, ये 2 रखना था और ये x था, ये 2x था। 5y प्लस 2x बराबर 3xy, ये आ रहा है अपना 5y प्लस 2x। देखो ये 3xy को इस साइड ले आए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन पहला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यहाँ पे हमें बोला है ए और बी जब अलग अलग काम करते हैं तो 46 और 69 डेज में काम करते हैं। देखो दो लोग हैं अपने पास, एक ए हो गया एक बी हो गया। ये 46 दिन में करता है, ये 69 डेज में करता है। 46 क्या है 23 इंटू 2 और ये है 23 इंटू 3। एलसीएम लेंगे तो 23 तो आएगा और 2 और 3 का एलसीएम 6 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया एलसीएम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 46 से डिवाइड करेंगे तो 3 इफिशिएंसी तो इसकी आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी 2 इसकी आ जाएगी। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 138 आ जाएगा। हमसे बोल रहा है यदि वे ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो पहले दिन ए करेगा अपना, तो कितना काम करेगा 3 काम। फिर सेकेंड डे कौन करेगा बी काम करेगा, कितना काम 2 काम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 डेज में अपना कितना काम हो रहा है 3 और 2 5 काम हो जाएगा। ठीक है, और सही तो क्या है ना 6 3 18 1 6 2 12 13। ठीक है, इफ दे वर्किंग अल्टरनेटली। ठीक है, तो अब देखो 2 दिन में 5 काम हो गया, करना कितना है 138 काम। इसके आसपास जाने के लिए 26 या 27 से मल्टीप्लाई करते, 27 से करते रहे। 27 दिनों में कितना हो जाएगा ये, मतलब 27 दूनी 54, 54 डेज में ये कितना काम हो जाएगा 135 काम हो गया। अब करेगा कौन, जिसने शुरू किया था, यानी वापस ए आएगा तो 55 डेज हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 3 काम करता है तो 135 और 3 138 हो जाएगा। यानी जो टोटल टाइम लगेगा वो 55 डेज लगेंगे इस काम को खत्म करने में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना इसका, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसका 13 हो जाएगा, 13 में जब मैं 183 जोड़ूंगा तो 196, जिसका 14 हो जाएगा। 14 मैंने इसमें जोड़ा तो 324 हो जाएगा, उसका 18 हो जाएगा। 18 जब मैंने इसमें जोड़ा तो 81 हो जाएगा, उसका 9 आ जाएगा। तो वर्बली होने वाला सवाल था। ये पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। ये थी अपनी काफी सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी है।